हैं इस कहानी में क्या हुआ। जिस एरिया में श्रेया रह रही थी वहाँ सुबह जल्दी हो जाती थी। श्रेया को आज बहुत सारे सीन्स की शूटिंग करनी थी और दिन खत्म होते वो बुरी तरह थक चुकी थी। कुछ असिस्टेंट्स भी इधर से उधर अपना काम करते हुए घूम रहे थे। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस आराम करने लगी। वो सुबह के 3 बजे से उठी हुई थी और अपने अगले सीन के लिए मेकअप कर रही थी। अब पहले से ही शाम के 4 बज चुके थे। वो लोग सुबह से लगातार शूटिंग कर रहे थे और वो बुरी तरह थक गई थी। पिछले कुछ दिनों से श्रेया क्रू के साथ ही खाती पीती और सो जाती थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि श्रेया सच में बहुत मेहनती है और उसमें एक सेलिब्रिटी वाले कोई नखरे नहीं है। वो अपने असिस्टेंट को भी परेशान नहीं करती थी। वो हमेशा पूरी शिद्दत से अपना काम करती रहती थी। उन कुछ दिनों में श्रेया ने उस लेखक के साथ भी अच्छे रिश्ते बना लिए थे। वो यहीं पर एडिटिंग कर रहा था और वो भी क्रू के साथ ही रह रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त वो एडिट कर सके। कभी कभी वो सीन्स डायरेक्ट करने में भी मदद कर देता था, इसलिए वो हमेशा आसपास ही रहता था। इसलिए वो दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते रहते थे। वो ऑथर भी इस बारे में जानकर बहुत खुश था कि श्रेया ने सच में वो नॉवेल पढ़ी हुई थी। और तो और वो अक्सर घर पर टाइप करता रहता था। हालांकि वो एक बहुत ही बड़ा और इज्जतदार ऑथर था और उसके बहुत सारे फैंस थे। वो असल में एक शर्मीले किस्म का इंसान था और उस ऑथर को श्रेया से बात करना पसंद था। यहाँ तक कि उसने श्रेया के साथ बहुत सारी सेल्फीज भी ली थी। जब उसने उन्हें ऑनलाइन पोस्ट किया तो बहुत सारे लोग उन सेल्फीज को देखकर खुश हो गए। एक फोटो में श्रेया ने अजीब सी शक्ल बनाई हुई थी और उसने कहा कि वो ये देखना चाहती है कि कौन ज्यादा बुरा दिखता है। कई सारे लोगों ने उस पोस्ट के नीचे कमेंट किया और लिखा कि जितना मैं श्रेया को देखता हूँ मुझे लगता है कि वो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। किसी और ने लिखा श्रेया बहुत ही डाउन टू अर्थ है। किसी और ने लिखा श्रेया ऐसा अजीब सा चेहरा बनाकर भी उस ऑथर से ज्यादा अच्छी लग रही है। मिस्टर ऑथर, आप हार मान सकते हैं। एक और फैन ने कमेंट किया ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। अब तो मुझे इस टीवी सीरीज का और भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। आई होप कि ये दोनों आगे भी साथ काम करते रहें। बेशक कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि श्रेया को सच में मेल जोल बढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। वो जानती थी कि इस ऑथर के बहुत सारे फैंस हैं, तो उसने ये मौका जाने नहीं दिया और उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया। उन लोगों ने ये भी कहा कि श्रेया बहुत ही काबिल लोगों के करीब थी। वो सच में उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही थी और उनके नाम पर पल रही थी। श्रेया ने उन लोगों की ऐसी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस वहाँ पर कुछ देर आराम करती रही। उस डायरेक्टर ने देखा कि श्रेया बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसने उसे वापस गेस्ट हाउस भेज दिया। कई सारे फैंस उस गेस्ट हाउस के बाहर रुके हुए थे। वो जानते थे कि जादुई किताब का क्रू यहाँ पर रुका हुआ है, इसलिए वो लोग भी देखने के लिए वहाँ पर पहुंच गए। उस जगह का ये शायद बेस्ट गेस्ट हाउस था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कम से कम 3 स्टार गेस्ट हाउस होगा और बाहर सिक्योरिटी काफी नहीं थी। इसीलिए श्रेया ने बस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को बाहर घूमते हुए देखा। उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसने अपने एक असिस्टेंट को नजर रखने के लिए पीछे छोड़ दिया, वरना लोग शायद पीछे से अंदर आ जाते और उसकी चीजों की तस्वीरें निकाल लेते। श्रेया की प्राइवेसी खत्म हो जाती। वो पहले भी इस छोटे शहर में शूटिंग करने जा चुकी थी, लेकिन तब वो फेमस नहीं थी। उसे इन सब चीजों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जब वो एक फेमस सेलिब्रिटी थी तो उसे इन बातों का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि अब उससे और भी ज्यादा लोग मिलना चाहते थे। श्रेया होटल पहुंची और बाहर भीड़ से बचते हुए सीधे अंदर चली गई। सिक्योरिटी वाला आदमी अपने साथ कुछ लोगों को श्रेया से मिलवाने ले गया जिन्हें वो जानता था। वो अंदर आया और उसने पूछा कि क्या श्रेया उनके साथ कुछ फोटोज ले सकती है। श्रेया बस मुस्कुरा दी और राजी हो गई। उनके वहां से चले जाने के बाद श्रेया की असिस्टेंट बोली ये सिक्योरिटी गार्ड सच में अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। श्रेया बोली शुक्र है कि यहाँ पर बस थोड़े ही लोग हैं, कोई बात नहीं। वो दोनों आपस में बातें ही कर रही थी और जैसे ही श्रेया ने अपना सिर उठाकर देखा उसने देखा कि अंदर कोई खड़ा हुआ था। वो काव्या थी। एक पल के लिए श्रेया को सच में ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें धोखा खा रही हों। वो यहाँ पर क्या कर रही थी? काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली अब तुम सच में काफी बिजी हो गई हो। वो धीरे धीरे चलकर श्रेया की तरफ आने लगी और उसके चेहरे पर उसका घमंड साफ तौर पर नजर आ रहा था। क्रू की वजह से इस होटल में कोई कमरे खाली नहीं थे। क्रू ने जो कमरे बुक किए थे उसके अलावा बाकी के रूम्स भी पहले से ही श्रेया के फैंस ने बुक कर लिए थे। लेकिन काव्या के पास पैसे थे। उसने कुछ पैसे देकर एक आदमी को उसे अपना कमरा उसे देने के लिए मना लिया था, इसीलिए वो सीधे श्रेया के पास आ गई। श्रेया ने काव्या की तरफ देखा और बोली सॉरी, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ। चाहे तुम्हारी प्रॉब्लम जो मर्जी हो, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है जाकर कबीर से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या चिढ़कर बोली तुम श्रेया, ये किस तरह का एटीट्यूड है? तुम मेरे साथ और क्या करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कबीर कपूर है और अब तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो, तो इसीलिए तुम्हें अब मुझसे आंख में आंखें डालकर बात करने की जरूरत भी नहीं है। श्रेया, हे इधर वापस आओ। श्रेया सच में बुरी तरह थकी हुई थी और वो इस वक्त काव्या के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। काव्या कमरे के बाहर ही रह गई। उसके बाद श्रेया नहाने चली गई और जल्दी से सो गई। काव्या को ये उम्मीद नहीं थी कि न सिर्फ वो कुछ नहीं कह पाएगी बल्कि उसके मुंह पर इस तरह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने कमरे में जाकर ढंग से सो तक नहीं पा रही थी। खासकर इस गरीब होटल में यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये इतना घटिया और गंदा था। उसके जैसी अमीर घर की बिगड़ैल लड़की कभी भी इस तरह की जगह पर नहीं रही थी। आमतौर पर वो हाई एंड होटल्स में रहा करती थी, न कि ऐसी खंडहर जगहों में। वो हमेशा बढ़िया से बढ़िया खाना खाती थी, न कि ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट का ये सड़ा हुआ खाना। काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन श्रेया जल्दी निकल गई। काव्या भी श्रेया के पीछे गई। वो बोली श्रेया, मुझे तुमसे ढंग से बात करनी है। काव्या श्रेया के पीछे ही चल रही थी। श्रेया बोली मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे किसी भी चीज के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो जाकर कबीर से बात करो। काव्या बोली क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मुझसे बात करने के बाद तुम घबरा जाओगी? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरे पेट में कबीर का बच्चा है। मैं सच में तुमसे 2 कदम आगे हूँ। मैं इस वक्त तुमसे ज्यादा फायदे में हूँ। श्रेया हैरान होकर बोली ओके,
हाँ तुम मुझसे आगे हो, अब जाओ और अपना बच्चा पैदा करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काव्या बोली, तुम वहीं रुक जाओ श्रेया, मुझे मेरी बात खत्म करने दो। हालांकि जैसे ही वो दोनों एंट्रेंस पर पहुंची और इससे पहले कि असिस्टेंट कुछ कह पाती, एक वैन आकर ठीक उनके सामने रुक गई। एक आदमी उस वैन से बाहर आया और उनकी तरफ देखा और हैरान रह गया। वो बोला, बॉस यहाँ पर तो 2 औरतें हैं, एक कबीर कपूर की पत्नी है और दूसरी वो है जो आप कह रहे थे कि ये कबीर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। श्रेया के दिल में तुरंत एक बहुत बुरी सी फीलिंग उठने लगी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। वो मुड़कर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। वैन के अंदर जो इंसान था उसने उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, इन दोनों को उठा लो। उस आदमी ने असिस्टेंट को लात मारकर साइड में कर दिया, जबकि उन दोनों औरतों को वैन में धकेल दिया गया। काव्या ने डर कर पूछा, तुम लोग कौन हो? जब उसे अंदर धकेला जा रहा था तो वो इस बात तक की चिंता नहीं कर पा रही थी कि वो वैन कितनी खटारा थी। उस वक्त वो सब भूल गई थी। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम्हारे पेट में कबीर कपूर का बच्चा है? श्रेया जम गई। उसने काव्या की तरफ देखा और इशारों में उसे ये कहने की कोशिश की कि वो हाँ ना कहे। उसे बस ऐसा लग रहा था कि अगर उसने हाँ कह दिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बड़ी अकड़ से उस आदमी से बोली, सही कहा, मेरे पेट में कबीर कपूर का बच्चा है तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे नीचे उतार दो, वरना अगर कबीर को पता चल गया कि तुमने मेरे और कपूर फैमिली के होने वाले वारिस के साथ क्या किया है तो वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया ने हैरान होकर मन ही मन सोचा कि ये काव्या आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। वो आदमी बोला, अरे ये तो अच्छी बात है, मुझे डर था कि कहीं मैंने गलत इंसान को ना उठा लिया हो। चलो बढ़िया है, हम लोग इन्हें कोठरी में बंद कर देंगे और इसके बाद कबीर कपूर को फोन करेंगे। उसे फोन करके कहना कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा मेरे कब्जे में है। अगर उसने हमें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, क्या 10 लाख बहुत कम होंगे? क्या हमें थोड़े और पैसे मांगने चाहिए? दूसरा आदमी बोला, 15 लाख मांग लेते हैं, लेकिन अगर उसने झंझट किया तो हम लोग 10 लाख पर मान जाएंगे। वो आदमी बोला, ठीक है। श्रेया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो असली किडनैपर से टकरा जाएगी। उन किडनैपर्स ने उन दोनों को ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया। उस आदमी ने श्रेया और काव्या की तरफ देखा और खुशी खुशी हंसते हुए बोला, अमीर लोगों को सच में मजे करना बहुत अच्छे से आता है। एक इतनी खूबसूरत पत्नी है और दूसरी इतनी खूबसूरत लवर जिसके पेट में उसका बच्चा है। अरे अरे, हम जैसे लोगों की ऐसी किस्मत क्यों नहीं होती? श्रेया ने उन लोगों की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गए और तुम्हें मेरे और कबीर के रिश्ते के बारे में कैसे पता? वो लोग देखने में आम लोग लग रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें ये सारी सीक्रेट बातें पता होंगी। उनमें से एक इंसान काव्या की तरफ इशारे करते हुए बोला, इसने कहा कि ये कबीर कपूर के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सब लोगों को यही बताती फिर रही है। सब लोग इस बारे में जानते हैं, हमें भी ऐसे ही पता चला। कबीर कपूर और कपूर खानदान ऐसे लोग हैं जिनसे हम पंगे नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता कि कबीर कपूर क्या करता है, उसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं और हम कभी उसके करीब नहीं जा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग उसे कब का किडनैप कर लेते। लेकिन लगता है कि उसकी इस प्रेमिका को ज्यादा प्यार नहीं मिलता, इसके पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और इसके आसपास भी कोई नहीं रहता। जब इसने कहा कि इसके पेट में कबीर कपूर का बच्चा है तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर पहुंच गए। हमारे लिए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो गई है कि ये खुद चलकर इतनी दूर से यहाँ तक आ गई। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने दिन में तुम्हारी बातें सुन ली। तब हमने ये अंदाजा लगाया कि तुम जरूर कबीर की पत्नी हो। हम तो एक मुर्गी पकड़ने आए थे, लेकिन अब तुम दोनों की गर्दन हमारे हाथ में है। मैं नहीं मानता कि कबीर को तुम दोनों में से किसी की भी परवाह नहीं होगी। तो ये सब काव्या की वजह से हो रहा था। श्रेया ने घूर कर काव्या की तरफ देखा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि पिछले कुछ दिनों से काव्या अपनी प्रेगनेंसी की खबर हर जगह फैला रही होगी। अगर ऐसा था तो वो ये डिजर्व करती थी। श्रेया को बस यही लग रहा था कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। काव्या यहाँ पर आकर खुद भी फंस गई और उसकी वजह से श्रेया भी मुसीबत में पड़ गई। जब काव्या ने ये सुना कि ये सब उसके अनाउंसमेंट की वजह से हो रहा है तो उसे भी अब पछतावा होने लगा था। अगर उसने ये बातें इतनी बुरी तरह नहीं फैलाई होती तो शायद आज वो इस हालात में नहीं होती। लेकिन वो बस ये चाहती थी कि लोगों को ये पता चल जाए कि कबीर ने अभी तक उसे नहीं छोड़ा है और अभी भी वो दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचे कि वो एक छोड़ी हुई लड़की है। वो आदमी हंसते हुए उन दोनों को वहां पर छोड़कर चले गए और कबीर को फोन करके पैसे मांगने का प्लान बनाने लगे। अब तक काव्या ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ही उसने देखा कि वो लोग वहां से चले गए और दरवाजा बंद हो गया तो वो गुस्से से उन्हें कोसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे किडनैप करो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तुम लोग बस मामूली गुंडे हो जिन्हें कुछ नहीं पता, और तुम 10 लाख मांग रहे हो। कबीर के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं थे, उसके लिए तो ये 1 रुपए का सिक्का उछालने जैसा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कपूर फैमिली के वारिस की कीमत बस 10 लाख रुपए है? श्रेया को काव्या से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने आसपास देखने लगी और ये सोचने लगी कि वो इस जगह से निकले कैसे। काव्या अभी भी अपनी बकवास करे जा रही थी। वो बोली, ये लोग बस छोटे मोटे गली के गुंडे हैं, ये बस कुछ लोकल मवाली हैं जिन्हें लगता है कि ये मुझे किडनैप करके थोड़े बहुत पैसे मांग सकते हैं। हाँ, कबीर को इन जैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में पता चलते ही वो तुरंत मुझे यहाँ से छुड़ा लेगा। ठीक उसी वक्त श्रेया को उस कोठरी में एक रोशनदान दिख गया। वो बहुत पतली थी, इसलिए अगर वो रोशनदान खुला होता तो वो बड़ी आसानी से उससे बाहर निकल सकती थी। अगर वो जरा सी भी मोटी होती तो वो ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन वो इस बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि वो ऐसा कर लेगी। श्रेया बोली, सुनो काव्या, मेरी कुछ सामान इधर लाने में मदद करो। काव्या ने चिढ़कर कहा, तुम किसे बुला रही हो? तुम चाहती हो कि मैं सामान इधर उधर करने में तुम्हारी मदद करूं? मैं आहूजा फैमिली की बेटी हूं और तुम इस वक्त मुझसे काम करने के लिए कह रही हो? श्रेया ने काव्या की तरफ देखा और बोली, हे, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसी हुई हूँ। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ से निकल जाएं, या तुम यहीं पर पड़े रहना चाहती हो? काव्या श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, अपने आप ही चले जाएं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कबीर के आकर मुझे बचाने का इंतजार करना चाहती हूँ। श्रेया ने उसकी तरफ एक नजर देखा और बोली, तो फिर तुम आराम से इंतजार करो। उसके बाद श्रेया खुद ही एक बड़े बक्से को हिलाने की कोशिश करने लगी।
वो बक्सा बहुत ही ज्यादा भारी था। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन श्रेया उस बक्से को बड़ी मुश्किलों के बाद जरा सा ही हिला पाई। इससे पहले कि वो थोड़ी दूर और ले जा पाती, उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। श्रेया जल्दी से बैठ गई और ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने देखा कि दरवाजा खुला और एक लड़का चलकर अंदर आया। उसने मुस्कुराकर उस लड़के की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है भाई? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वो लड़का कुछ खा रहा था। उसने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ये खाना चाहती हो? मुझे लगा कि सेलिब्रिटीज खाना नहीं खाते। श्रेया बोली, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो क्या मैं भूखी मर नहीं जाऊंगी? और मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगी? वो लड़का बोला, तुम इतनी अमीर हो तो शायद तुम सिर्फ अच्छा खाना ही खाती होगी, क्या तुम ये सब खा पाओगी? श्रेया बोली, मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? मैं जब छोटी थी तो मेरी हालत तुमसे भी बुरी थी। वो लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा एक किसान थे, वो एक बार बाहर काम करने के लिए गए और फिर कभी वापस ही नहीं आए। मैं जब 10 साल का था तब मैंने अपनी माँ को भी खो दिया और तब से मैं अकेला ही हूँ। तुम्हारे हालात मुझसे भी बुरे कैसे हो सकते हैं? श्रेया बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक नाजायज औलाद हूँ। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने भी अपनी माँ को खो दिया था। जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैं अपने डैड के घर की बेसमेंट में रहा करती थी। मेरी सौतेली माँ हर रोज मुझे परेशान करती थी और मैं तब ऐसा खाना खाती थी जिसे खाने की कोई सोच तक नहीं सकता। मुझे वो कपड़े पहनने को मिलते थे जो कोई पहनना भी नहीं चाहता था। उसके बाद आगे चलकर मैं अपनी आया के साथ रहने लगी और घर का काम करने में उनकी मदद करती थी। वो लड़का श्रेया के पास आकर बैठ गया और बड़ी दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनने लगा। वो बोला, क्या सच में? मुझे तो लगता था कि सारे सेलिब्रिटीज अमीर घरों से होते हैं। श्रेया उसे अपनी कहानी बताने लगी। उसने कुछ बातें उससे छुपाकर भी रखी क्योंकि वो सब कुछ तो उसे नहीं बता सकती थी। श्रेया बोली, तुमने वो सब कभी नहीं देखा। जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी तब मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मैं एक डायरेक्टर से मिलने के लिए 80 घंटे तक लाइन में लगी रही थी। धूप में खड़े खड़े मेरा रंग इतना काला पड़ गया था। उस डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मेरी स्किन बहुत डार्क है, इसीलिए मैं एक रोल कर सकती हूँ। उस लड़के ने पूछा, तो उसके बाद तुमने एक्टिंग करनी शुरू की? श्रेया बोली, नहीं, तब मैंने एक डेड बॉडी का रोल किया था। मैं 2 दिन तक पानी में रही थी और मेरे पैर पूरी तरह सूज गए थे। मेरा एक भी ढंग का शॉट नहीं था, यहाँ तक कि मेरा चेहरा तक नहीं दिखाया गया। मैं बस दूर से एक डेड बॉडी की तरह दिखाई गई थी। वो लड़का बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। श्रेया बोली, कम से कम मेरे सेकंड रोल में तुम मेरा चेहरा देख सकते थे। मैं एक भीड़ का हिस्सा थी। जैसे ही मैं नजर आती हूँ वैसे ही एक बंदा छुरी मारकर मुझे मार देता है। वो लड़का बोला, ओह गॉड, इसे भी अच्छी एक्टिंग नहीं कहा जा सकता। श्रेया बोली, मुझे उस दिन बस 200 रुपए मिले थे और साथ में फ्री में एक टाइम का खाना भी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी पतली क्यों हूँ? ये सब कुछ उस वक्त के टॉर्चर की वजह से ही तो है। इसी तरीके से बातें करते करते उन दोनों की आपस में बनने लगी। काफिया चिढ़कर उन दोनों की तरफ देख रही थी। वो उन्हें बड़े घिनौने तरीके से घूर रही थी। इस श्रेया को सच में लोगों को अपने वश में करना बड़े अच्छे से आता था। उस लड़के को सच में ऐसा लगता था कि श्रेया बहुत अच्छी इंसान है। रही बात काव्या की तो पता नहीं। वो उठकर खड़ा हो गया और श्रेया से बोला, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। काव्या को भी बहुत भूख लग रही थी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में ज्यादा भूख लगती है। लेकिन वो लड़का सिर्फ श्रेया के लिए खाना लेकर आया। श्रेया ने जल्दी से उस लड़के को थैंक यू बोला। अगर आप किसी अनचाही सिचुएशन में फंस जाओ तो खुद को झुकाना ही पड़ता है। कुछ खाने पर ही तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी आएगी और वो यहाँ से निकलने का मौका ढूंढ पाएगी। भूखे पेट क्या ही होता है। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। उस लड़के ने देखा कि श्रेया इतनी खुशी से वो खाना खा रही थी। वो बोला, दीदी मुझे लग रहा है कि सेलिब्रिटीज के बहुत नखरे होते हैं। वो हमेशा बहुत अकड़ में रहते हैं। उनकी फोटोज देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और हर जगह उनके साथ कुछ लोग उनके आगे पीछे रहते हैं। यहाँ तक कि उनके पास तो उनकी गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर भी होते हैं। श्रेया बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग फिर भी अकेले में यही खाना खाते हैं। वो लड़का बोला, सच कहूँ तो असल में मैं पहली बार किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। बड़े दुख की बात है कि मैं तुम्हारे साथ एक फोटो नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी न्यूज देखी है दीदी, और सारी खबरों में ये लिखा होता था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ये मानता नहीं था। आज तुमसे मिलकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत अच्छी हो। आपकी मेहनत फिजूल नहीं गई। श्रेया बस हल्का सा हंसती और मन ही मन सोचा कि कुछ तो बेकार भी हो गया था। वो लड़का जल्दी ही वहां से चला गया। श्रेया ने एक चैन की सांस ली। अब जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया था तो वो फिर से उस सामान को इधर उधर कर सकती थी। काव्या एक कोने में बैठ गई और वो अभी भी श्रेया की मदद नहीं करना चाहती थी। श्रेया को वो चीजें इधर से उधर करते हुए देखकर उसने पूछा, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? वैसे भी कबीर कुछ देर में आकर हमें यहाँ से निकाल ही लेगा, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। श्रेया बोली, मैं पहले भी इस तरीके की सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। अगर इन गुंडों ने पी ली और अचानक से हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करने लगे तो फिर तुम क्या करोगी? वैसे भी ये लोग सनकी हैं। अगर ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तो और अगर इन्होंने पैसे ले लिया और ये अपनी बात से मुकर गए तो मैं अभी मरना नहीं चाहती। काव्या ने ये सुना और वो भी उठकर खड़ी हो गई। तब तक श्रेया ने जैसे तैसे करके उस बक्से को अपने हिसाब से हिला लिया था। वो उस पर चढ़ गई और उसने देखा कि बाहर कोई आवाज तो नहीं हो रही, और उसके बाद आखिरकार वो ऊपर चढ़ गई। जैसा कि उसने सोचा था वो उस रोशनदान से बाहर निकल गई। वो घर का पिछवाड़ा था। श्रेया वहां से जाने ही वाली थी कि तभी काव्या पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, अरे मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, तुम इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सीरियसली? श्रेया ने मुड़कर काव्या की तरफ देखा। क्या अभी अभी कुछ देर पहले उसी ने नहीं कहा था कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती? फिर भी श्रेया वापस मुड़कर गई और उसने बड़ी मुश्किल से काव्या को बाहर खींच लिया। अगर उसे इस बात के लिए बुरा नहीं लग रहा होता कि अगर उसने काव्या को यहाँ पर छोड़ दिया तो उसके साथ क्या हो सकता है, तो वो कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती। कबीर को जल्दी ही इस बारे में पता चल गया था कि श्रेया लापता थी। असिस्टेंट ने बहुत पहले ही उसे फोन करके सब कुछ बता दिया था।
कबीर को ये पता था कि श्रेया और काव्या को एक वैन में उठाकर ले जाया गया था। कबीर सीधे उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो लोग शूटिंग कर रहे थे और फिर ड्राइव करके उस होटल पहुंच गया। जब वो प्लेन से उतरा तो उसे उन किडनैपर्स का फोन आया जो कि उससे 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। फोन पर वो उन्हें ये पैसे देने के लिए राजी हो गया ताकि वो लोग श्रेया को कुछ न करें। वो बहुत ही सतर्क था क्योंकि वो नहीं जानता था कि सामने वाली पार्टी कौन है और कैसी है। कबीर के लिए पैसे जरूरी नहीं थे, उसके लिए कुछ भी और जरूरी नहीं था। वो बस श्रेया की सलामती चाहता था। हर्षवर्धन को भी बाद में इस बारे में पता चल गया। उसने खुद पुलिस को फोन किया ताकि वो लोग जरूरत पड़ने पर वहां पर मौजूद रहें और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि किडनैपर्स को इस बात का पता न चले, वरना हो सकता है कि किडनैपर्स उन्हें देखकर चिढ़ जाएं और श्रेया को कोई नुकसान पहुंचा बैठे। नेचुरली पुलिस ने अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वो जानते थे कि जिस इंसान को उठाया गया था वो कपूर फैमिली की बहू है। उन्हें इस केस को अलग तरीके से हैंडल करना होगा। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि कबीर की टीम के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करे। उस छोटे से शहर में अचानक से काफी हलचल मच गई। क्रू में से एक इंसान गायब था और सब लोग परेशान होकर श्रेया को ढूंढ रहे थे। ये किडनैपिंग का केस था और कई सालों बाद इस शहर में ऐसी कोई वारदात हुई थी, इसलिए बहुत सारे लोग ये हलचल देखने के लिए पहुंच चुके थे। लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि जो सेलिब्रिटी यहाँ पर शूटिंग करने आई थी उसका किडनैप हो गया है। उधर होटल के कमरे में पुलिस के चीफ ने घबराते हुए कबीर की तरफ देखा और बोला, मिस्टर कपूर, हम लोगों ने किडनैपिंग की सिचुएशन की तहकीकात कर ली है। वो लोग पहले कपूर इंडस्ट्रीज में काम करते थे और अब वो लोग आपके अंडर में काम नहीं करते। वो लोग कुछ मजदूर हैं जिन्होंने कपूर फैमिली के बारे में कुछ अफवाहें सुनी। बाद में उन्हें कपूर इंडस्ट्रीज से डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की वजह से निकाल दिया गया था और तब से उन्होंने कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं की है। तब से वो लोग बस यही किडनैपिंग और धोखाधड़ी के छोटे मोटे काम करने लगे। इस बार शायद वो लोग ज्यादा पैसे बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैडम को किडनैप कर लिया। वो पुलिस अफसर भी यही कहना चाहता था कि उन लोगों ने एक और औरत को किडनैप किया है जो ये कह रही थी कि वो कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन ये देखकर कि कबीर ने उसके बारे में पूछा तक नहीं, उस ऑफिसर ने भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कबीर बोला, ठीक है, मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करो और उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दो। बाकी उनकी जो भी मांग है मैं वो मान लूंगा। अगर वो लोग सजा से भी बचना चाहते हैं तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ सही सलामत वापस आ जाए। वो ऑफिसर जल्दी से बोला, हाँ, मैडम की सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम समझते हैं सर, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब जब कबीर जानता था कि श्रेया को किडनैप करने वाले लोग कौन हैं, तो वो ध्यान से इस बारे में सोचने लगा कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। इस तरीके के लोग बहुत सिंपल होते हैं। उन्हें पैसे चाहिए थे क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धोने से भी डरते थे, इसलिए वो लोग घबरा रहे थे। कबीर बोला, उनके साथ कॉपरेट करो। उन लोगों से कहो कि हम लोग पैसे का इंतजाम कर रहे हैं और थोड़ा वक्त लग जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे मिलने के बाद वो लोग अपनी बात से मुकरने की कोशिश करें। आमतौर पर कबीर इतना नहीं सोचता था, लेकिन जब बात श्रेया की हो तो वो बहुत ही सतर्क था। उधर श्रेया सच में बहुत पछता रही थी। उसे काव्या को अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए। अगर वो अकेले होती तो अब तक वो ये रास्ता पार कर चुकी होती और इस जंगल से बाहर निकल चुकी होती। वो यहाँ पर कुछ दिनों से ही थी। वो इस जगह को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम वो इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती थी। ये जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई भी एक दिन में डेफिनेटली इसे पार कर सकता था। वो पूर्व दिशा में चलती रही क्योंकि ये गलत नहीं जा सकता था, लेकिन अब उसके कंधों पर इस अमीर राजकुमारी का बोझ भी था। अब अचानक से उसे ये रास्ता पार करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। काव्या बोली, श्रेया, तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो, है ना? क्या तुम इसलिए इतनी तेज चल रही हो? कुछ देर बाद वो फिर से बोली, श्रेया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गई और ये बच्चा भी मेरे साथ ही मर गया तो तुम खुशी खुशी कबीर के साथ रह पाओगी? क्या तुम्हें इस बेकसूर बच्चे के बारे में सोचकर बुरा नहीं लग रहा? अगर मैं तुम्हारी वजह से मर गई तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? एक बात सुन लो, अगर मैं आज यहाँ मर भी गई तो भी मैं भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। श्रेया उसकी बातें सुनकर हैरान थी। अगर उसमें इतनी शिकायत करने की हिम्मत थी तो क्या ये थोड़ा सा और चल नहीं सकती थी? श्रेया बोली, काव्या, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये घना जंगल है और कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। अगर तुम तेज नहीं चली और जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकली तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। श्रेया को सच में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़बोली है। ठीक उसी वक्त उसे एक पेड़ के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि वहाँ पर कोई है और उसने मुड़कर देखा, लेकिन तुरंत कुछ आदमी वहाँ से बाहर निकल आए। काव्या ने चिल्लाकर पूछा, तुम लोग कौन हो? और जमीन पर गिर गई। उन आदमियों के पास बंदूकें थी। श्रेया जम गई। उसे ये रियलाइज होने में वक्त लग गया कि वो लोग शिकारियों से टकरा गए थे। अगर वो अपनी स्पीड से चली होती तो वो अब तक इस जंगल के बाहर होती, लेकिन अब इतनी देर चलने के बावजूद भी उन लोगों ने थोड़ा सा ही रास्ता पार किया था। वो लोग उस जंगल के बीचों बीच थे और अगर वो लोग यहाँ पर मर गए तो? ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। वो शिकारी चलकर उनकी तरफ आई और पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? काव्या उनके हाथ में बंदूक देखकर डर गई थी। वो जमीन पर बैठे हुए ही बोली, ये अगर तुम हमें कैद करना चाहते हो तो इसे ले जाओ, ये एक सेलिब्रिटी है। वो आदमी उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ था। उसने उन दोनों की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाकर इशारा करते हुए बोला, इन दोनों को अपने साथ वापस ले चलो। दोनों को वापस ले चलो? लेकिन कहाँ? इसका क्या मतलब था? श्रेया को उस तरफ धकेलते हुए लेकर जाया जा रहा था, जबकि काव्या अब और नहीं चल पा रही थी। उसे सच में घसीट कर सहारा देकर वहां से ले जाया जा रहा था। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और उसने उनसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं की। जल्दी ही उन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि उस जंगल के पास एक पुराना छोटा सा गांव था। उन दोनों को उस गांव में ही ले जाया जा रहा था। बाहर के और अंदर के नजारे में ज्यादा फर्क नहीं था। आसमान में अंधेरा छाने लगा और रात के खाने का वक्त हो रहा था।
बाहर बच्चे मैदान में खेल रहे थे, जबकि औरतें पास ही साथ में बैठे बातें कर रही थीं। लेकिन ये जगह बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी सी थी। यहाँ के घर मिट्टी के बने हुए थे, बच्चों के पाँव में जूते चप्पल नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और इधर उधर मिट्टी में खेलते हुए भाग रहे थे। उन औरतों ने देखा कि आदमी वापस आ गए हैं और उनके साथ वो दो औरतों को भी लेकर आ रहे थे। वो लोग उसी तरफ देख रही थी और उन्होंने पूछा, अरे तुम लोग शिकार की जगह इन दो औरतों के साथ वापस कैसे आ रहे हो? एक और औरत बोली, हाँ, कौन है ये लोग? वो आदमी बोला, इस बारे में बात भी मत करो, हमें एक शिकार मिल भी गया था, लेकिन इन दोनों औरतों की वजह से वो डर के मारे बाहर ही नहीं आया। आज हम अपने बॉस को कुछ भी नहीं दे पाएंगे, जल्दी आओ और मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। तो ये गांव खास तौर पर शिकारियों के लिए था। श्रेया ने इन लोगों के बारे में पहले सुना हुआ था। जब ये लोग उन बॉसेस को अपना शिकार किया हुआ सामान बेचते थे तो वो लोग इन्हें बहुत ही कम पैसे देते थे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग खुद बाहर शहरों में जाकर उसी सामान को बड़े बड़े देशों में हजारों रुपए का बेचते थे। इसीलिए ये शिकारी गरीब ही रह जाते थे और क्योंकि शिकार करना गैर कानूनी था, इसीलिए उनके पास इस छोटे से गांव में गरीबी में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। श्रेया बैठ गई और उसके पास ही एक लेडी उकड़ू बैठकर बोली, ये लो थोड़ा पानी पी लो। हे भगवान, तुम कितनी गोरी हो। श्रेया हैरान थी। उसके पूरे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और वो अभी भी गोरी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर लोग हर रोज धूप और खराब मौसम का सामना करते थे और यहाँ पर पानी की भी किल्लत थी, इसीलिए उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत रफ था। वो औरत बोली, मेरा नाम उर्मिला है, तुम्हें जो यहाँ पर लेकर आए हैं वो मेरे पिता हैं और इस गांव के मुखिया भी। तुम्हारा चेहरा कितना कोमल है और तुम बहुत सुंदर हो। तुम खाती क्या हो? श्रेया बोली, मैं चावल खाती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद श्रेया फिर से बोली, हाँ, मैं फ्रूट्स और ताजी सब्जियां भी बहुत खाती हूँ। तुम भी फल ज्यादा खाया करो और तुम्हारा चेहरा भी कोमल हो जाएगा। काव्या चिढ़कर बोली, फ्रूट्स खाओ? अरे बच्ची, मैं तुम्हें बताती हूँ, सुंदर चेहरे पैसों से बनते हैं। एक फेस मास्क की कीमत हजारों रुपए होती है और तुम्हें हर रोज एक लगाना पड़ता है। मेरे मेकअप प्रोडक्ट खास तौर पर फॉरेन से इम्पोर्ट किए जाते हैं और मैं महीने में एक आध बार बाहर का ट्रिप कर लेती हूँ। मेरा हर महीने का खर्चा कई हजार रुपए का है। उस लड़की ने ये सब हैरान होकर सुना, लेकिन उसे काफी हद तक समझ नहीं आ रहा था कि काव्या क्या कह रही है। श्रेया बोली, हाँ हाँ, तुम एक अमीर राजकुमारी हो। काव्या बोली, सही कहा तुमने, मैं अमीर हूँ और तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये सब तुम्हारी गलती है कि आज मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है। ये जगह इतनी गंदी है, खराब है। ओह माय गॉड, मेरी स्कर्ट! क्या तुम जानती भी हो कि मेरी स्कर्ट कितनी महंगी है? ये स्कर्ट एक लिमिटेड एडिशन है और मुझे कई लाख की पड़ी है। मैंने इसे एक ऑक्शन में खरीदा था और अब देखो, ओह माय गॉड, मुझे इसे रिपेयर करने के लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ेगा। घटिया जगह, उफ, यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है? श्रेया ने काव्या की तरफ देखा और बोली, तुम ही यहाँ पर आना चाहती थी, अब मुझ पर इसका दोष मत डालो। साइड में से उस औरत ने तुरंत कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें बोलने की बिल्कुल अकल नहीं है। मैडम, मुझे लगता है आप बहुत अच्छी हो और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, आप इससे बहुत ज्यादा सुंदर हो। काव्या ने ये सुना और वो तो गुस्से से पागल हो रही थी। उसने चिढ़कर घूर कर श्रेया की तरफ देखा। वो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। वो अपने इस भोले भाले चेहरे से हर जगह उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी, लेकिन ये लोग सच में बेवकूफ हैं। ये इतनी आसानी से इसके बहकावे में कैसे आ सकते थे? इन सब लोगों को श्रेया पसंद थी और वो नहीं, यहाँ तक कि कबीर को भी। काव्या गुस्से से बोली, मैं भी सच में ये जानना चाहती हूँ, श्रेया, तुमने ये चेहरा कहाँ से बनवाया है? इस चेहरे पर लोग हमेशा फिदा हो जाते हैं, मुझे भी जाकर ट्राई करना चाहिए, क्यों? श्रेया चिढ़कर बोली, मैं तुम्हारी जितनी अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी पर इतने पैसे उड़ा सकूं। काव्या बोली, श्रेया, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? श्रेया ने कहा, अब जब तुम पहले से ही इस बारे में इतनी श्योर हो तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं थोड़ी बहुत स्किन केयर करती हूँ, लेकिन वो बस नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। एक बोतल 100 रुपए की आ जाती होगी और मेरे लिए मेरी मेड्स ही वो ले आती हैं। मैं हर रोज कोई फेस मास्क या वो सब नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने और हेल्दी खाना खाना सच में स्किन के लिए बहुत अच्छा है। काव्या सुनाते हुए बोली, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम एक नेचुरल ब्यूटी हो? झूठ बोलना बंद करो श्रेया। श्रेया बोली, मुझे जो कहना था मैं पहले से ही कह चुकी हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना तो मत करो। काव्या किसी भी हालत में उसकी बात पर भरोसा नहीं करने वाली थी। वो इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती थी? उसने अपने चेहरे के साथ कुछ भी नहीं किया और फिर भी वो इतना कोमल और खिला हुआ था। उस लड़की के मुंह से श्रेया की तारीफ सुनकर काव्या ने भी बड़े ध्यान से श्रेया के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा सच में बहुत कोमल लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या कबीर को वो इसीलिए पसंद है क्योंकि वो जवान है, खूबसूरत है और उसकी स्किन इतनी अच्छी है। काव्या ने अपनी आंखें सिकोड़कर श्रेया की तरफ देखा। ये मर्द सच में बड़ी आसानी से भटक जाते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, आज नहीं तो कल श्रेया भी बूढ़ी हो ही जाएगी। उसके चेहरे की चमक भी आज नहीं तो कल चली ही जाएगी। तब कबीर डेफिनेटली बहुत पछताएगा। लेकिन काव्या ने देखा कि पिछले 2 सालों में श्रेया के चेहरे में जरा सा भी फर्क नहीं आया था, बल्कि अब वो और भी खूबसूरत लगती थी। काव्या को अभी भी उससे बहुत जलन हो रही थी। काव्या बोली, जब कबीर तुमसे बोर हो जाएगा तब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम असल में बेकार हो। श्रेया बोली, मुझे सच में समझ में नहीं आता तुम्हारी सोच इतनी अजीब क्यों है? काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरी सोच अजीब है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब लोग तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। तुम बस एक औरत हो जिसे कुछ नहीं आता पता और ना ही तुम्हें कुछ करना आता है और ना ही तुम्हारे पास कोई पावर या स्टेटस है, फिर भी सब लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? श्रेया पलट कर बोली, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे बेवकूफी भरे सवाल नहीं पूछती, तो सब लोग जानते हैं कि कम से कम मेरा दिमाग तो ठीक है। जब काव्या ने ये सुना कि श्रेया उसे पागल बोलकर उसकी इंसल्ट कर रही है तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। शुक्र है कि साइड में जो लड़की खड़ी थी
उसने जल्दी से काव्या को दूसरी तरफ धकेल दिया। काव्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। श्रेया ने अपने माथे पर हाथ रखे हुए सोचा कि शायद उसी ने कुछ गलत कह दिया होगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कबीर के साथ रहकर वो भी उसके जैसी ही होने लगी थी, इसीलिए अब वो भी अपनी बातों से किसी को गुस्सा दिला सकती थी। श्रेया ने कबीर के बारे में सोचा। वो उसे मिस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से श्रेया ने उसे देखा तक नहीं था। क्या वो ये जानता होगा कि श्रेया उसे मिस कर रही है? क्या उसे पता होगा कि वो इस वक्त इस गाँव में है और अभी तक नहीं जानती कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं? वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि गाँव की औरतें उसी तरफ चलते हुए आ रही थी। हालांकि वो इस बात से खुश नहीं थी कि उनके आदमी इन दोनों औरतों को अपने साथ वापस लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग कुछ खाना चाहती हो? श्रेया बोली, क्या मैं खा सकती हूँ? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने कभी ऐसी प्यारी लड़की को नहीं देखा था। उन्हें हल्की सी शर्म आ गई और वो बोली, आओ और खाना खा लो। श्रेया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ